हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज अगर हम बात करें तो आज हम चैप्टर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें वाइटल विलेजेस और थ्रिवाइविंग टाउन्स। बेसिकली अगर हम बात करें तो इस विलेज में जो पोस्ट मौर्याज में कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इस एनसीईआरटी सीरीज़ की, तो हम सिक्स्थ क्लास से एनसीईआरटी की सीरीज़ को करवा रहे हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें कि यहाँ बेसिक से ही जो नींव की मजबूत देते हुए, क्योंकि हम 12th क्लास तक की जो हायर जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन सभी को इन सीरीज़ के अंदर में कवर करेंगे। जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इसके अलावा इकोनॉमी है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं सिविल सर्विस के लिए, उन सभी सब्जेक्ट्स को पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के चैप्टर की अगर हम बात करें तो चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 के अंदर जो पोस्ट मौर्याज के बारे में बात की गई है। इससे पहले अगर हम फ्रेंड्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर हम एक बार हमारा जितना भी हमने रीड किया उसका ओवरव्यू लेने की कोशिश करें, तो उसके ओवरव्यू लेने की कोशिश करें तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेसिकली रीड किया सोर्सेज को, कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, कहाँ पे जो विलेज लाइफ का डेवलपमेंट हुआ था, कहाँ पे राइस का पहले कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, उन सब के बारे में बात किया। फिर फ्रेंड्स हमने बात की जो स्टोन एज है उसके बारे में एक्चुअली में बात की, कि इसमें पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, जितनी भी जो स्टोन एज से रिलेटेड जैसे जैसे डेवलपमेंट आया। हमने नियोलिथिक में देखा कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के होने के साथ साथ धीरे धीरे जो शुरुआत होना स्टार्ट हो गई थी, जो सेटलमेंट्स की स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। उसके बाद में उन्हीं सेटलमेंट्स का हमने देखा कि उन सेटलमेंट से कैसे एक सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में जानते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि उसके बाद में हमने वैदिक एज के बारे में देखा, कि जैसे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन हुआ तो जन से जो राजन बना, जन से जनपद बना, जनपद के बाद में महाजनपद बने। तो लेटर वैदिक फेज और लेटर वैदिक फेज के बारे में हमने देखा कि कहाँ वैसे सोसाइटी के अंदर रिजिडिटी आई। और जैसे ही सोसाइटी के अंदर रिजिडिटी आई तो क्वेश्चंस का राइज हुआ, जो हमने चैप्टर 5 के अंदर देखा था कि क्वेश्चंस का अगर राइज हुआ है तो बेसिकली वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ नया रिलीजन का, जिसके अंदर हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, दो रिलीजन है उनके बारे में देखा। बुद्धिज़्म के बारे में भी देखा, यहाँ पर जैनिज़्म के बारे में भी देखा। उसके बाद में फ्रेंड्स हमने देखा जो महाजनपद हैं उनका जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में जो महाजनपद हैं जिनका डेवलपमेंट हुआ, जिसके अंदर जो मगध का जो महाजनपद है, जिसका जो एरिया है उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड हमने बात की। मगध वज्जी के बारे में भी हमने रीड किया, वज्जी जिससे कि जो गौतम बुद्ध का भी जो महावीर हैं, वर्धमान महावीर हैं, उनका काफ़ी रिलेशन था। तो इन सब चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स हमने बात की है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम बेसिकली कि अगर हम बात करें मौर्यन की, इसकी जो मगध का जो एम्पायर था, मौर्य डायनेस्टी थी, तो उस टाइम उसके जो दो टाउन्स थे, उज्जैन था, तक्षशिला था। तो उनके डेवलपमेंट के बाद में जब अशोका की डेथ के बाद में कि कैसे वहाँ पे जो मौर्यन डायनेस्टी है वो कमज़ोर होती गई, वो कमज़ोर होने के बाद जो किंग थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और कैसे उसके बाद में दोबारा से जो डिसइंटीग्रेशन आया, या इसके बाद अगर हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन आया, और मल्टीपल जो डायनेस्टीज़ का एग्जिस्टेंस में आया इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे। इसके साथ ही जो कि क्राफ्ट है, आर्ट है, ट्रेड है, कॉमर्स है, जो टाउन्स हैं, जो विलेज हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वहाँ पे सोसाइटी कैसी थी, वहाँ पे स्लेवरी थी या नहीं थी, वहाँ पे वुमेन की सिचुएशन कैसी थी, क्या वहाँ पे भी जो बाहर के जो जितने भी सेटलमेंट्स थे उनसे ट्रेड हुआ करता था या नहीं हुआ करता। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर की स्टार्ट करें। इस चैप्टर की स्टार्ट करने से पहले पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में, बेसिकली इस चैप्टर के बारे में बताया गया है कि जो मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया, तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में फ्रेंड्स हमने देखा है कि कैसे अगर हम बात करें फिर मौर्यन डायनेस्टी की, तो सबसे जो लास्ट किंग थे मौर्यन डायनेस्टी, बृहदर्थ, और काफ़ी कमज़ोर किंग थे। बृहदर्थ को उनका एक सेनापति होता है। सेनापति का अगर नाम लें तो पुष्यमित्रा सुंग है। पुष्यमित्रा सुंग उनको मार देते हैं, और उसके बाद में वो वहाँ पे टेक ओवर करते हैं। अगर हम बात करें कि पुष्यमित्रा शुंगा कहाँ से जो डायनेस्टी को चलाया करते थे, तो उन सब के बारे में बात करें तो जो मगध वाला एरिया था वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, और विदिशा नाम की जगह से वो डायनेस्टी को चलाया करते थे। तो उस टाइम में जब डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, जो फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होता है, तो उस टाइम में धीरे धीरे बहुत सारी डायनेस्टीज़ का डेवलपमेंट आएगा। तो उसके बारे में फ्रेंड्स एक बार हम उन सब जो डायनेस्टीज़ का जो एग्जिस्टेंस में आएगा उनके बारे में ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले बात करें
सबसे पहले बात करें कि जब मौर्यन डायनेस्टी का मौर्यन डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो मौर्यन डायनेस्टी फ्रेंड्स हमने देखा है कि मौर्यन डायनेस्टी यहाँ पाटलिपुत्र से चला करती थी, जो मगध वाला एरिया है। उसके बाद में जो उसकी इम्पोर्टेंट सिटीज़ की बात करें तो उज्जैन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी, तक्षशिला काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी थी। मैंने आपसे कल कमेंट सेक्शन में भी पूछा था कि आप तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है उसका जो डेवलपमेंट हुआ तो उसके फाउंडर के बारे में बताना। तो फ्रेंड्स आप यहाँ भी बता सकते हो उसके, अगर आपने नहीं बताया है तो। और इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस क्लासेज को नहीं देखा है तो उन क्लासेज को एक बार ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। उन क्लासेज सो इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर में आने से पहले। फिर इसके बाद में फ्रेंड्स आप देखोगे कि कैसे जो मौर्यन डायनेस्टीज़ के टाइम में हमने अशोका के धम्मा के बारे में रीड किया, कैसे जो पिलर्स हैं, जो रॉक्स हैं, उनके थ्रू अशोका ने जो कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिशमेंट में किया था। ये जो जितने भी हम साइट्स देख रहे हैं ये अशोका की जो बेसिकली कावेरी से बात करें, यहाँ बेसिकली अफगानिस्तान की बात करें और यहाँ मगध और ये जो कलिंग का रीजन है ये कम्प्लीटली एक कंसोलिडेटेड एम्पायर था। तो इसके अंदर अशोका अपने धम्मा के थ्रू कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया करते थे, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन था। इसके बाद में अगर हम लेटर किंग्स की बात करें, जो अशोका के बाद में जो किंग सारी मौर्यन डायनेस्टी के अंदर में, तो वीक किंग थे। और सबसे जो लास्ट किंग था जिनके बारे में अभी हमने बताया कि बृहदरथ नाम का एक लास्ट किंग था, जिसको उसी के जो सेनापति हैं पुष्यमित्रा ने उनको मार के वो जो सत्ता के ऊपर कब्जा करते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि अब इस डायनेस्टी के बाद में कैसे कैसे और डायनेस्टीज़ का एग्जिस्टेंस में आया और उसके अलावा और कितनी डायनेस्टीज़ हैं उन्होंने टेक ओवर किया, कैसे डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ, कैसे फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हुआ। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात करें सबसे पहले जो शुंगा डायनेस्टी जिसने टेक ओवर किया, तो प्रेजेंटली उसका ये एरिया हुआ करता था नॉर्थ और कुछ पार्ट सेंट्रल इंडिया का, और वो विदिशा से चलाया करते थे। इसके बाद अलावा अगर हम बात करें जो वेस्टर्न एरिया है, जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, जहाँ से कुछ जो बाहर से कुछ डायनेस्टीज आई, उनकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो आए थे वो उनका नाम था इंडो ग्रीक। जो फर्स्ट आए थे उनका नाम था इंडो ग्रीक। इसके अलावा अगर हम सेकंड्स की बात करें तो शक थे, शक के बाद में हमने रीड किया है। उसके बाद में अगर हम थर्ड बात करें तो इसमें पार्थियंस थे। शख्स को एक्चुअली में फ्रेंड्स हम बात करें तो उसको वहाँ जो बेसिकली अफगानिस्तान में एक जगह है वहाँ से वो ये लोग आए थे। और ये इनको इसके अलावा किस नाम से जाना जाता था इसके बारे में भी आप बताओ। जब शक लोग यहाँ पे हार जाते हैं तो गुजरात में वो सेटअप हो जाते हैं, तो वहाँ पे उनको वेस्टर्न क्षत्रपा के रूप में जाना जाता है। तो जो थर्ड डायनेस्टी आई थी फ्रेंड्स नॉर्थ वेस्ट एशियन, तो उनको पार्थियंस के रूप में जाना जाता था। और फोर्थ डायनेस्टी एक आती है उसको जाना जाता है कुषाण के रूप में। अगर पार्थियंस की बात करें तो ईरान से आए थे, और फोर्थ डायनेस्टी आती है बुद्धिस्ट होते हैं कुषाण डायनेस्टी की। और इसी कुषाण डायनेस्टी का एक किंग होता है कनिष्क। अगर हम फ्रेंड्स कनिष्क की बात करें तो कनिष्क की एक्चुअली में 2 कैपिटल हुआ करती थी। एक तो आज जो प्रेजेंटली पेशावर है उसको किस नाम से जाना जाता था आप कमेंट सेक्शन में बताना। और एक जो आज प्रेजेंट टाइम में जो मथुरा है, ये 2 कैपिटल हुआ करती थी कुषाण जो डायनेस्टी के जो किंग थे कनिष्क। इन्होंने जो फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसको इस्टेब्लिश करवाया था, उसको वो आयोजन करवाया था, पैट्रोनाइज किया था उस कुषाण डायनेस्टी के जो किंग थे कनिष्का ने। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो हिस्सा है वहाँ से ये जो 4 डायनेस्टीज आई, इंडो ग्रीक आए, उसके बाद में शक आए, पार्थियंस आए, कुषाण्स आए। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारे जो सेंट्रल इंडिया है, जो सेंट्रल इंडिया में अगर हम डायनेस्टीज की बात करें तो सातवाहना डायनेस्टी का यहाँ एग्जिस्टेंस में आता है। और अब सातवाहना डायनेस्टी का जब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे एक दूसरी डायनेस्टी आती है, उसको बोलते हैं वकाटका, सातवाहना। और सातवाहना के बाद में जो लेटर फेज में आती है उसको बोलते हैं वकाटका। और वकाटका का आप देखते हो कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो वकाटका थी, जो गुप्ताज के एज के टाइम में वकाटका और गुप्ताज के बीच में जो मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें जो साउथ इंडिया का है, जो आज का तमिलनाडु और केरला वाला इलाका है, वहाँ चेला, चोरा और पांड्या, चेला, चोरा और पांड्या, ये 3 डायनेस्टी वहाँ पे आती हैं। और इन 3 डायनेस्टीज़ के वहाँ पे एक संगम का भी आयोजन होता है। संगम इज़ बेसिकली जो असेंबली होती है उसी को संगम बोलते हैं। तो संगम का आयोजन होता है, पोइट्स की असेंबली, जहाँ पे बोला जाता है कि देवता भी जो गॉड थे वो भी उस फर्स्ट के आए थे और अगस्त ऋषि के द्वारा उन सबको करवाया जाता है।
तो वहीं पे लिटरेरी सोर्स के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हमने देखा मगध के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है, जो बेसिकली 2 किताबों के थ्रू हमको जानकारी मिलती है। 2 अर्थशास्त्रा थी जो चाणक्य की थी, इसके अलावा जो इंडिका थी जो मगस्थनीज की थी। मगस्थनीज के बारे में देखा कि हमने जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर का यहाँ पे एक बेसिकली एक किंग हुआ करता था, एक रिप्रेजेंटेटिव था सेल्यूकस निकेटर, और उसी का एक एम्बेसडर था जो यहाँ पे पाटलिपुत्र के अंदर जो मगध एम्पायर था उसके अंदर रहता है, उसको बोलते हैं मगस्थनीज। तो मगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। और उसके बाद में फ्रेंड्स देखो यहाँ से जो फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट होता है, जो कंटिन्यू, तो इसी तरीके से एक डिसइंटीग्रेशन की कहानी है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने देखा है कि जो इसके अंदर ये बताया गया है कि एग्रीकल्चर का बेसिकली डेवलपमेंट हुआ एंशिएंट इंडिया के अंदर। हमने देखा कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के होने के साथ ही जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, क्या जो एनिमल है उसकी ज़रूरत पड़ने लगी हेल्प की जो एग्रीकल्चर में। इसके साथ अगर हम फ्रेंड्स अगर एग्रीकल्चर की अगर हम बात देखें तो एग्रीकल्चर इज़ सो इम्पोर्टेंट। अगर आप हम एग्रीकल्चर के बारे में हम अगर प्रेजेंटली देखें, अगर एग्रीकल्चर का अगर कहीं पे भी डेवलपमेंट होगा तो न्यू टूल्स की वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन का सरप्लस प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसके जो स्टोरेज के लिए पोट्रीज का डेवलपमेंट होगा। स्टोर के लिए वहाँ पे पोट्री चाहिएगी। पोट्री के इसके अलावा अगर सरप्लस है तो उसका ट्रेडिंग होगा तो फ्रेंड्स क्या तो लोकल लेवल पे ट्रेडिंग होगा, क्या ग्लोबल लेवल पे, क्या तो लोकल लेवल पे, क्या ग्लोबल लेवल पे। अगर ग्लोबल लेवल पे या फॉरेन लेवल पे अगर ट्रेडिंग होगा तो सिटीज़ में सरप्लस सिटीज़ के अंदर आएगा। सरप्लस सिटीज़ के अंदर सिटीज़ का डेवलपमेंट होगा, जो ट्रेड सिटीज़ हैं। सिटीज़ के डेवलपमेंट की वजह से पोर्ट्स का डेवलपमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट होगा। तो इस टाइप से जो कुछ चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के टाइम में हमने देखी हैं कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के साथ में कैसे पोट्री का डेवलपमेंट हुआ। पोट्री जो जितने भी बर्तन हैं जो स्टोरेज के लिए बहुत ज़रूरी थे, तो इनका एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो विलेज का भी डेवलपमेंट होगा फ्रेंड्स, विलेज लाइफ का भी डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर जो हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा इसी टाइम में आयरन टूल्स का भी यूज़ होगा। आयरन टूल्स के लिए अगर हम बेसिकली बात देखें तो आयरन टूल्स आपको अगर एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो नए टूल्स को यूज़ करना होगा। तो आयरन जो है जो बेसिकली प्लगिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इरीगेशन का भी जो डेवलपमेंट होगा, और इसमें जो इरीगेशन का जो डेवलपमेंट करवाया जाएगा वो बेसिकली किंग के द्वारा ही करवाया जाएगा, क्योंकि किंग को टैक्स इंक्रीज करना था। हमने अर्थशास्त्र के अंदर जो बुक है लास्ट चैप्टर उसके अंदर हमने देखा कि कैसे अर्थशास्त्र के अंदर चाणक्य ने कहा था कि टैक्स का इंक्रीज होगा तो वो जो टाउन है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मजबूत रहेगा। इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी कंट्री मजबूत रहेगा। अगर हम प्रेजेंटली हमारा एक नाइबर कंट्री है देखें कि जो श्रीलंका है उसके अंदर कैसे इकोनॉमी की सिचुएशन की वजह से जो कंट्री की सिचुएशन है कि उसके जो इलेक्टेड या इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट हैं उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। तो फ्रेंड्स इसके अलावा हम विलेज का देखेंगे, टाउन्स का देखेंगे। अगर हम बात करें भरूच जैसे टाउन जो पोर्ट के रूप में डेवलपमेंट हुए उनके बारे में, संगमेश में अराकी मेदू एक जगह है उसके बारे में यहाँ पे डेवलप हुआ, जो पोर्ट सिटी है उस सिटी के डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। संगमेश के बारे में हमने देखा कि कैसे 3 डायनेस्टी का एग्जिस्टेंस में आएगा जो साउथ इंडिया में अगर हम प्रेजेंटली फार साउथ की अगर बात करें चेरा चोला और पांड्याज का इस्टेब्लिशमेंट में आएगा। और इन्हीं सब जो स्टोरीज हैं इन सब के बारे में हमको कहाँ से पता लगता है अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको स्टोरीज से पता लगता है। अब ये स्टोरीज कौन सी थी? बुद्धिस्ट स्टोरीज जिनको हम जताका स्टोरीज बोलते हैं। ट्रैवलर्स में अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रैवलर्स थे। फॉरेन ट्रैवलर्स ने जैसे एक फॉरेन ट्रैवलर ने जो भरूच है उसके बारे में जानकारी दी कि भरूच के अंदर वो जो किंग था, किंग के पास लोग अपना सामान लेके आया करते थे, गिफ्ट दिया करते थे। लोग हिमाचल से जो हिमाचल की जो हिल्स हैं वहाँ से जड़ी बूटी लेके लाया करते थे। इसके अलावा बात करें कि बाहर का जो फॉरेन एक ट्रैवलर ने ये भी बात बताई है कि बाहर के लोग जो वाइन हैं, वुमेन्स हैं, ये सब सप्लाई किया करते थे किंग को। इसके अलावा स्कल्पचर की बात करें तो स्कल्पचर का अगर डेवलपमेंट होगा तो आर्कियोलॉजी का भी डेवलपमेंट होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे जो मेंशन किया गया है। अगर स्कल्पचर में बात करें स्तूपाज की, आर्कियोलॉजी में और आर्कियोलॉजी और स्कल्पचर में तो स्तूपा हो गए, बिल्डिंग हो गई, इन सब का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे बात की गई है कोइंस के यहाँ पे डेवलपमेंट की। मेटल कोइंस का मतलब है कि यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ करती थी।
क्योंकि मेटल की ज़रूरत है कॉइन को बनाने के लिए। तो मेटल के डेवलपमेंट के लिए ट्रेडिंग का ज़रूरत है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ करती थी दूसरे जितनी भी डायनेस्टी थी उस टाइम में, जितने भी किंगडम्स थे उनके साथ में। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट हम इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप अगर इसी तरीके से लिंकेज करके रीड करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आप कि कैसे कोई डायनेस्टी का डेवलपमेंट हुआ, कैसे डिसइंटीग्रेशन आया। और इसके अलावा अगर हम देखें डिसइंटीग्रेशन के बाद में एक फिर से फर्दर कंसोलिडेशन आता है और नॉर्थ वेस्ट में एक डायनेस्टी है जिसका डेवलपमेंट में आता है, उसको बोलते हैं गुप्ता डायनेस्टी। और उसी के टाइम में जो सेंट्रल इंडिया में जो डायनेस्टी आएगी उसका अगर हम बोलें तो वाकाटका डायनेस्टी है। इसके अलावा अगर हम तमिलनाडु वाले प्रेजेंट रीजन में बोलें तो पल्लवाज हैं, और कर्नाटका वाले रीजन में जो चालुक्य जाएंगे। पल्लवाज जो बेसिकली अगर हम बात करें कि हमारे दो जो चाइना के साथ इनफॉर्मल समिट हुई थी, एक तो वुहान के अंदर हुई थी जहाँ से कोविड का आउटब्रेक हुआ, और दूसरी अगर बोले ममल्लापुरम में जहाँ मोदी और शी जिनपिंग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग वहाँ मिले थे ममल्लापुरम में। तो ये बेसिकली पल्लवाज की एक सिटी थी जहाँ पे एक्चुअली में जो टेम्पल्स का डेवलपमेंट किया गया है काफ़ी। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर रीड करेंगे कि ये जो डिसइंटीग्रेशन के बाद में जो फर्दर जो कंसोलिडेशन कैसे होता है, कैसे फिर एक बड़ी डायनेस्टी जो गुप्ता डायनेस्टी है वो फिर से एग्जिस्टेंस में आती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम रीड करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर में। अगर हम फ्रेंड्स हम बात करें तो ये हमने मौर्याज का जो मैप है और ये जितने भी जो गिरनार की साइट है, जो मस्की है, इन सब जो साइट्स के बारे में आप ज़रूर रीड करना। जो अशोका के इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड साइट्स हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि अशोका के ने अपने जो इंस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें बताई हैं और वह कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन के थ्रू मैसेज को स्प्रेड किया है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको इन जो साइट्स हैं इनके बारे में जब रीड करोगे, जब मैप पे ऊपर मार्क करोगे तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। और एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। ये अभी 2 ईयर बैक पूछा गया था कि अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया था कि जो मैं देवता को प्रिय मतलब भगवान को प्रिय, तो ये पूछ लिया गया था ये किसने अपने इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया है उसके बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बारे में हम जो 11th क्लास की जब एनसीईआरटी को जब रीड करेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं। आयरन हमने देखा कि आयरन के जो टूल्स हैं जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आयरन का जो यूज है वो बिगिन हो गया था। हमने देखा कि मेगालिथ के टाइम में यूज के लिए जाने लगा था एक्सेज का डेवलपमेंट, क्योंकि फॉरेस्ट को क्लियर करना था और आयरन का जो प्लग है उसको बनाना था। इसके अलावा किंगडम्स का जो मेन काम था वो डेवलपमेंट करना किंगडम का, और इसके साथ साथ इरीगेशन को डेवलप करना। इरीगेशन को डेवलपमेंट करने के लिए बेसिकली जो रीजन था वो टैक्स को इंक्रीज करना, क्योंकि सरप्लस अगर इंक्रीज होगा तो ट्रेड का इंक्रीज होगा, ट्रेड का इंक्रीज होगा तो कॉमर्स वाली जो सिटीज़ हैं, जो कॉमर्शियल सिटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट होगा, और जैसे उनका डेवलपमेंट होगा तो किसी भी किंगडम के लिए इकोनॉमी का जो मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनेगी। तो इस टाइप की बात यहाँ पे की गई है। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स अगर हम इरीगेशन की यहाँ पे बात करें तो इरीगेशन के अंदर कैनाल इरीगेशन की बात की गई है, वह जो कैनाल इरिगेशन की बात की गई है, कुएं बनाने के लिए वेल्स की बात की गई है। वेल्स के लिए आप देखो कि जो मिट्टी को अगर खोदना है तो आयरन की ज़रूरत होगी, हार्ड मेटल की ज़रूरत होगी, तो आयरन बेसिकली यहाँ पे यूज़ होने लग गया था। तो आयरन की वजह से जो कुआं बना दिया गया था, टैंक्स बना दिए गए थे, आर्टिफिशियल लेक्स बना दी गई थी। फ्रेंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्टिफिशियल लेक्स का भी जो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा था। आर्टिफिशियल लेक्स के लिए आप बेसिकली देख सकते हो कि यहाँ पर लेक बनाई जाएगी, उसके बाद में उसको कैनाल से इरीगेट किया जाएगा। ये अगर फील्ड है तो उसके अंदर यहाँ पर पानी का वाटर का सप्लाई किया जाएगा, जिससे एग्रीकल्चर का वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। तो इरिगेशन वाज आल्सो यूज, इरिगेशन को यूज किया जाता था। ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन के लिए जो नई टेक्निक्स थी उनको इंक्रीज किया गया। इस टाइप से यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो बेसिकली डेवलपमेंट हुआ, इसी की वजह से विलेज लाइफ का डेवलपमेंट होगा। हम यहाँ पे रीड करेंगे कि जो नॉर्थ इंडिया में विलेजेस थे उनकी सिचुएशन कैसी थी, जो विलेज का जो हेडमैन था उसको क्या बोला करते थे। इसके अलावा हम साउथ इंडिया में देखेंगे जो उनके जो डिफरेंट नेम्स थे एग्रीकल्चर में। जो अगर बात करें जो स्लेव्स थे उनके नाम अलग थे। या अभी भी से जो रिसेंटली यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ 2022 का, तो उसके अंदर एक जो संगम लिटरेचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जो स्लेवरी वहाँ एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी।
तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, अगर एग्रीकल्चर के अंदर हम बात करें कि एग्रीकल्चर का जितना अधिक एग्रीकल्चर का अगर डेवलपमेंट होगा उतना ही डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स का भी डेवलपमेंट होगा। किंग को मनी की ज़रूरत थी आर्मी और अपने प्लेसेस को मेंटेन करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए। उसको फार्मर्स से टैक्स की ज़रूरत थी तो उसने क्या किया कि मनी और इरीगेशन का प्लान स्टार्ट किया, मनी प्लस में इरीगेशन का उसने प्लान स्टार्ट किया। और ये पॉसिबल होने लगा कि किंग के लिए इरीगेशन को स्टार्ट करना, क्योंकि उसके पास आयरन था, उसके पास वर्क फोर्स थी, लेबर जो बेसिकली अगर बात करें जो लेबर थी वो पीपल्स के द्वारा प्रोवाइड की जा रही थी यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फार्मर्स ने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया था, प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज होगा क्योंकि टैक्स पे करना है, रिवेन्यू उनको देना है, तो रिवेन्यू भी इंक्रीज हो गया। इसके अलावा हम बात करें फ्रेंड्स तो फार्मर्स को भी बेनिफिट हुआ, क्योंकि मोर क्रॉप का प्रोडक्शन होगा तो जो फार्मर्स हैं उनकी भी इनकम है वो कंटिन्यू इंक्रीज होगी। तो इस टाइप से जो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट था वो किया गया। किंग के लिए बेसिकली जो लेबर का सप्लाई किया गया, वो लेबर का सप्लाई की अगर बात करें जो पीपल्स के द्वारा लेबर का सप्लाई किया गया था, यहाँ पे पीपल बेसिकली पार्टिसिपेट करते थे यहाँ पे, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा कि कैसे मगध एम्पायर के टाइम में अगर हम बात करें मगध एम्पायर के टाइम में जो पीपल्स के द्वारा खुद ट्राइब्यूट के रूप में पे किया जाता था, जो भी उन लोगों के पास हुआ करता था किंग को। अगर किसी के पास अगर ज़मीन नहीं है वो तो किस टाइप से पे करेगा, अगर ज़मीन नहीं है तो बेसिकली अगर पे करेगा तो उसको अपनी लेबर के रूप में किंग को ट्राइब्यूट के रूप में पे करना होगा। तो फ्रेंड्स इसके अलावा हम विलेज लाइफ के बारे में देखते हैं, स्पेशल वो साउथ इंडिया के अंदर जो विलेज लाइफ का डेवलपमेंट कैसे हुआ है वो संगम एज के अंदर। तो साउथ इंडिया के जो तमिल रीजन के अंदर जो बेसिकली 3 टाइप के लोग रहा करते थे। जो लैंड के ओनर थे, लार्ज लैंड ओनर्स, उनको बोला जाता वेलालार, और इसके ऑर्डिनरी जो प्लग मैन थे उनको वेजवार, इसके बाद कड़ाई सियार बोला जाता था, लैंडलेस लेबर को कड़ाई सियार। तो ये टर्म्स और जो कीवर्ड्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 2020, 21, 22 इन 2-3 सालों से 22 में तो नहीं पूछा गया तो बट 20 और 21 के अंदर काफ़ी पूछा गया है इनके बारे में। इसके अलावा जो स्लेव्स हैं जिसको आदिमाई कहा गया है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स ये शो करता है कि वहाँ पे स्लेवरी एग्जिस्ट किया करती थी। वो शो करता है कि वहाँ लार्ज लैंड ओनर्स भी थे। इसके अलावा वो शो करता है कि वहाँ पे लैंडलेस लेबर भी थी। तो फ्रेंड ये वहाँ की जो इकोनॉमी को सिचुएशन है, जो सोसाइटल सिचुएशन है, उसको भी बताता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें जो यहाँ पे तमिल के साउथ इंडिया में जो तमिल का जो कंपोजिशन हुआ वहाँ की बात की गई है। संगम के बारे में हमने देखा कि चेरा चोला और पांड्याज के टाइम में जो साउथ इंडिया के जो किंगडम्स थे वहाँ पे जो तमिल लिटरेचर का जो डेवलपमेंट हुआ है, तो वहाँ पे जो असेंबली हुई, असेंबली ऑफ द पोइट्स को संगम कहा जाता है। बेसिकली जो असेंबली होती है उसको संगम कहा जाता है। और जो पहली जो असेंबली हुई थी उसके अंदर बताया जाता है कि जो गॉड हैं, गॉडेस हैं, वो सभी लोग आए थे। और इसके अलावा जो अगस्त ऋषि है उनके द्वारा फर्स्ट संगम का जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था अगस्त्य ऋषि के द्वारा। तो इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें वहाँ पे हमको साउथ इंडिया के अंदर एक पोर्ट सिटी है, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिलती है। उसको अगर पोर्ट सिटी का नाम ले देते हैं, अरेका मेदू उसको बोला करते हैं। वहाँ पे कोस्टल सेटलमेंट के बारे में बात आती है कि जहाँ शिप्स लोड होती हैं, गुड्स को डिस्टेंस लैंड से लाया जाता था। इसके अलावा एक बड़ी ब्रिक है, बड़ी जो ईंट है उसके बारे में वहाँ मिलता है, और पोट्री की साइट के रूप में यहाँ पे वहाँ डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि बिग जार है, उसके बारे में वहाँ पे जानकारी पता चलता है कि मेडिटेरियन रीजन से, तो ये बताता है कि वहाँ के लोगों का वहाँ से ट्रेड हुआ करता था मेडिटेरियन रीजन से। इसके अलावा जो पोट्री है उसको अगर हम बात करें तो ये जो इटली की एक सिटी है उसी सिटी के नेम से शो करती है, ये भी वहाँ पे इटली के साथ वहाँ इनका कॉमर्शियल रिलेशन को शो करता है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स वहाँ पोट्री के बारे में बात किया गया है कि पोट्री को कैसे बनाया गया है। तो हम बात करें पोट्री को जो प्रेस, जो गीली मिट्टी है, क्ले है, उसको एक प्रेस करके और जो शेप दी गई है। रोमन लैम्प्स भी वहाँ मिले हैं। इसके अलावा जेम्स भी मिले हैं इस साइड से। इसके अलावा बात करें कि बीड मेकिंग का भी यहाँ पे जो सेमी प्रीशियस जो ब्रेसलेट है, जो गले में पहनने का कुछ है, तो वो सब भी यहाँ पे बनाया जाता था। और इस स्मॉल टैंक जो डाइंग का जो वर्क है, जो बेसिकली हम बात करते हैं हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो डाई वाला जो सिस्टम था वो, उसका भी इस्टेब्लिशमेंट की बात यहाँ पे आती है। तो फ्रेंड्स आप सिटी का नाम याद रखना, अरेका मेडू। अरेका मेडू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी फॉर द जो संगम लिटरेचर है या साउथ इंडिया से रिलेटेड, वो वहाँ की विलेज लाइफ की जो सोसाइटल स्टेटस है उन सब के बारे में यहाँ पे हमको बताती है।
तो फ्रेंड्स अब सेम अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में तो भी उसी टाइम में जो विलेज के अंदर एक हेड हुआ करते थे उसको ग्राम भोजका बोलते हैं, ग्राम भोजका। तो ग्राम का हेड हुआ करता था, ये एक हेरिडेटरी पोस्ट थी। इसके अलावा लैंड ओनर्स थे, स्लेव्स थे, हायरों में जो हायर्ड किए जाते थे यहाँ पे काम करने के लिए इन्हीं के द्वारा। और ये बेसिकली गांव का एक हेड हुआ करता था जिसका काम था, पुलिस का काम भी इसी का था, जज का काम भी इसी का था, किसी चोर को पकड़ना भी इसी का काम था। और एक किंग के द्वारा अपॉइंट किया जाता था और बेसिकली जो काम था मेनली वो था कलेक्ट करना टैक्स को। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कर्मकार्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि जिनके पास ज़मीन नहीं थी, जो लोग फील्ड के ऊपर कंटिन्यू काम किया करते थे, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इसके अलावा बताएं कि यहाँ पे ये बताया गया है कि और भी जो छोटे छोटे जो लोग थे लाइक द स्मॉल क्राफ्ट पर्सनस हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, तो ये सभी लोग भी यहाँ पे अपना जीवन यापन किया करते थे। तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम नॉर्थ इंडिया के जो विलेजेस की बात करें, जैसे हमने साउथ इंडिया के अंदर अब देखा है कि जो लैंड ओनर्स थे उनको क्या बोला करते थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि वहाँ पे जो लैंडलेस लेबर थी जिसको कड़ाई सियार बोला गया है, तो इनके बारे में हमने देखा कड़ाई सियार किनको बोला गया है, विलेलार किनको बोला गया है। तो अड्डीमई जो स्लेव्स हैं उनको अडाईमई बोला गया है। तो इन सब के बारे में सेम यहाँ पे ग्राम भोजका हो गया हमारे। ग्राम भोजका के अलावा हम बात करें तो कर्मकार हो गए, कर्मकार जो बेसिकली लैंड लेस लेबर थे जो वर्क किया करते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमको यहाँ पे जानकारी मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक सिटी और है जिसके वहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो हम प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो मथुरा सिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और एक मेजर रूट था इसका, जो साउथ इंडिया से भी अगर नॉर्थ इंडिया की तरफ ट्रेड करना है तो इसी सिटी के थ्रू, नॉर्थ ईस्ट से भी कोई आ रहा है तो ईस्ट से भी कोई आ रहा है तो वेस्ट से भी कोई आ रहा है, तो एक मेजर ट्रेड सेंटर भी था, मेजर रूट के अंदर ये गिरा करती थी। इसके अलावा बात करेंगे हम, जैसे हमने डायनेस्टीज़ के बारे में देखा, जो नॉर्थ वेस्ट से जो डायनेस्टीज़ आई, तो नॉर्थ वेस्ट से जो लास्ट में जो डायनेस्टी आती है उसका अगर हम बात करें तो उसका एक किंग था कनिष्क। कनिष्क जो कुषाण डायनेस्टी का जो किंग था कनिष्क के द्वारा इस सिटी को अपनी अगर बताएं तो कैपिटल के रूप में डेवलप किया गया है। कैपिटल के रूप में यहाँ पे डेवलप किया गया कि जो कनिष्का था उसकी दो कैपिटल हुआ करती थी। एक कैपिटल का नाम तो था जो पुरुषपुर है, जो प्रेजेंटली पेशावर है, उसको बोला करते हैं, उसकी एक कैपिटल थी। दूसरी कैपिटल मथुरा थी। इसी की वजह से यहाँ पे जो जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और भी बहुत सारे रिलीजन्स का यहाँ पे डेवलपमेंट होने की वजह से यहाँ पे आपको स्कल्पचर का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मोनेस्ट्रीज का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो मथुरा जो सिटी है इसके अंदर में जो क्राफ्ट का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी जो जोग्राफी लोकेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम मथुरा की बात करें कि जो स्टोन है, स्टैचू है, मोनेस्ट्री है, इन सभी का डेवलपमेंट यहाँ पे आपको मथुरा के अंदर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन सिटीज़ के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, जो भी हमने जानकारी इकट्ठा की है कहाँ से मिलती है, तो बेसिकली हमको स्टोरीज के बारे में, जो स्टोरीज के थ्रू जानकारी मिलती है। अगर हम स्टोरीज में बात करें तो जो जताका स्टोरीज है, जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड स्टोरी हैं, उन सब स्टोरीज में हमको इन जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमको ट्रैवलर्स के थ्रू जानकारी मिलती है, जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि जो भरूच है उसके बाद में एक फॉरेन ट्रैवलर ने बताया है, ग्रीक सेलर ने भरूच के बारे में बताया है कि भरूच वेरी हार्ड था नेविगेट करने के लिए, क्योंकि वो अगर आप गल्फ ऑफ, अगर आप प्रेजेंटली भरूच का लोकेशन देखें तो वहाँ से निकलना काफ़ी टफ है, वहाँ से जो सेलिंग करना। इसके अलावा बताया गया है कि एक्सपीरियंस लोकल लोग ही वहाँ पे सेलिंग किया कर सकते, स्किलफुल एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन थे। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि वाइन का यूज़ होता था, कॉपर वहाँ था, टिन वहाँ था, लीड था, कोरल्स थे, टोपास था, क्लोथ, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, इन सब के बारे में वहाँ पे जानकारी मिलती है। इसके अलावा बताते हैं कि जो प्लांट्स हैं, जो जड़ी बूटी हैं, वो हिमालय से लोग लेके आया करते थे और किंग को एज ए ट्राइब्यूट के रूप में दिया करते थे। तो ये भरूच के बारे में जो हमको एक ग्रीक सेलर है उसके जो अकाउंट्स हैं उनके थ्रू ये जानकारी मिलती है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें जो जाका ही स्टोरीज हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मथुरा के अंदर जो रिंग्स मिली हैं, रिंग्स ऐसे मिली हैं, कुछ बहुत सारी रिंग्स। तो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो बोलते हैं कि ये टॉयलेट थी उस टाइम में। बेसिकली वो लोग स्वच्छ भारत अभियान जो हम प्रेजेंटली चलाते हैं, जो
उसके रिलेटेड वो काफ़ी अवेयर थे। अगर हम बात करें क्लीननेस के लिए, इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम का काम था, कुछ बोलते हैं कि डस्टबिन के रूप में वर्क किया करते थे। तो ये जो भी था ये शो करता है कि उन लोगों को क्लीननेस से रिलेटेड काफ़ी लगाव था। इसके अलावा बात करें हैं कि हम पंचमार्क कॉइन मिलते हैं, ये एक्चुअली पंचमार्क इसको इसलिए बोला गया है कि इनको एक साइड से पंच किया जाता है, दूसरी तरफ से जो उभर के आता है, जो अच्छा दिखने में, बेसिकली इनको पंचमार्क बोला जाता है। इसके अलावा नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, जो ब्लैक कलर की पोट्री मिलती है जो पॉलिश की हुई होती थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमको ये इस जो चैप्टर है इससे जानकारी मिलती है कि यहाँ पे ये इनका डेवलपमेंट हुआ था। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि यहाँ पे 2 सिटीज़ हैं जिनके डेवलपमेंट के बारे में यहाँ बताया गया है। अगर हम बात करें तो वाराणसी एक सिटी है जिसके आप डेवलपमेंट, जो टेक्सटाइल, वाराणसी का टेक्सटाइल प्रेजेंटली भी काफ़ी फेमस है म्यूजिक के बारे में, और मदुरई सिटी जो टेक्सटाइल के रूप में यहाँ पे बताया गया है कि इनका भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया था। नॉर्थ वेस्ट ब्लॉक वेयर पॉलिश वेयर के बारे में हमने रीड किया, पंचमार्क कॉइन के बारे में हमने रीड किया कि सिल्वर और कॉपर के पंचमार्क कॉइन थे। इसके अलावा फ्रेंड्स जो छोटे छोटे जो वर्कर्स थे उनके एसोसिएशन क्रिएट होने लगे थे जिनको श्रेणीज बोलते हैं। श्रेणीज बेसिकली एक बैंक के रूप में भी काम करते थे, क्योंकि ये उनको जो पैसा इनको देना है, रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ होगा वो उसके बारे में भी काम किया करते थे। तो श्रेणीज का एक्चुअली डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो, छोटे छोटे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, जो प्रेजेंटली हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ करते हैं, जो एसोसिएशन हुआ करते हैं, तो उनका डेवलपमेंट हो गया था। तो अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो सेपरेट थे, गोल्ड स्मिथ का अलग था, लेबरर्स का अलग था। तो इस टाइप के एसोसिएशन जिनको हम श्रेणीज बोलते हैं, इनका भी यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था पोस्ट मौर्यन फेज में। तो फ्रेंड्स ये सब हमने जाना। इसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे जो डिसइंटीग्रेशन हुआ डायनेस्टी का, उसका जो दोबारा से इंटीग्रेशन होता है, कंसोलिडेशन होता है। जब गुप्ता एम्पायर आता है तो गुप्ता एम्पायर के टाइम धीरे धीरे उसके टाइम में प्रेजेंटली और भी डायनेस्टी आती हैं, जैसे वकाटका आएंगे, फिर साउथ इंडिया के अंदर भी कुछ डायनेस्टीज़ का डेवलपमेंट होगा। तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर रीड करेंगे, जिसमें चालुक्याज हैं और पल्लवाज हैं। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स आप रीड कीजिए इन एनसीईआरटीज़ को और इनका रिवीजन कीजिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो फ्रेंड्स। तो थैंक यू।